नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा के ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी इस किताब से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू में हो या फिर आपके किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर होता क्या है और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे होती है और इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली एक ऐसा एयर का एनवेल्प होता है जो अर्थ के चारों ओर फैला हुआ होता है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जो हेल्ड होता है, जो पूरा अर्थ उसको अपने आसपास रखती है, तो वो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही उसको बांध करके रखती है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो एयर बनाते हैं। अब जो हमारा एयर है वो सिर्फ एक मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, जो कि अलग अलग प्रोपोर्शंस में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे कुछ गैसेज ऐसी हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमंस को और एनिमल्स को बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमें ज़रूरी है। तो वैसे ही प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होती है क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना फूड तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में होते हैं, इसके साथ में वाटर वेपर्स होते हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब मिला करके पूरा बनता है एयर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लेयर्स कितनी एटमॉस्फेयर में होती हैं। तो लेयर्स हमारी एक ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर होती है और थर्मोस्फेयर होती है, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। तो आपको ये जो पूरा लेयर्स का है, इसको पूरा एक सिस्टमैटिक वे में याद रखना है। तो इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर यानी TSMTE, ठीक है। तानिया शर्मा मेरी थी, ठीक है, एक्चुअली पड़ोसन थी, ठीक है। तो E फॉर एक्सोस्फेयर। तो यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो है, जो आपकी अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे, तो सबसे पहली जो लेयर बनती है वो बनती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब इक्वेटर पे अगर हम इसकी हाइट देखें तो ये कहाँ तक है, तो ये टोटल 15 किलोमीटर की जो एवरेज है यहाँ तक हमें ये मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो पोल्स पे जाते जाते इसकी जो हाइट है ये धीरे धीरे डिक्रीज़ कर जाती है, जो कि आपको 10 किलोमीटर्स के आसपास तक वहाँ पे इजीली ये मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जहाँ भी इनकी बाउंड्री होती है तो उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो उसको ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है। बाकी ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटी हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है। ये पूरा फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। क्लाउड्स फॉर्मेशन का, प्रेसिपिटेशन का, तो ये सब इसी में होता है, ठीक है। बाकी जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाते हैं, तो जब ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो ट्रोपोपॉज आएगा। तो जब उसको क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे हमें यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वो जो अर्थ से जो सनरेज आती हैं, ठीक है, जो हमारी अर्थ पे पहुंचती हैं, तो उसको वो फिल्टर कर देती है। तो फिल्टर करके अर्थ पे जो सूरज की रोशनी आती है तो वो हमारे लिए कम हानिकारक होती है, ठीक है। तो वो है ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। उसको आती है मीजोस्फेयर, ठीक है। तो मीजोस्फेयर में टेम्परेचर भी आपका धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। थर्मोस्फेयर में भी वैसे ही इंक्रीज़ करता है। इसके साथ में यहाँ पर एक आइनोस्फेयर भी पाई जाती है, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे आयंस है जहाँ से जब भी रेडियो सिग्नल्स जब हम ऊपर स्पेस में भेजते हैं, टीवी सिग्नल्स वगैरह, उससे वो डिफ्लेक्ट हो करके डायरेक्ट फिर वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि ये हमारा हेल्प करती हैं, ठीक है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। फिर आती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर आपकी फाइनली एक जो लास्ट हमारी लेयर आ जाती है एटमॉस्फेयर में, जो कि 700 से लेकर के आपकी 10,000 किलोमीटर के बाद तक है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन बेसिकली ये होती है कि आपके सूरज अब आपको चारों तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो इससे चारों तरफ आपकी रेज निकल रही हैं, ठीक है,
तो उसको हमने बोल दिया सोलर रेडिएशन। अब इसी के साथ में एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब ये है कि ये जब सोलर रेडिएशन आपकी अर्थ के सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, यानी अर्थ पे जितनी एनर्जी हमें मिली सूरज से, उसको बोल दिया हमने इंसोलेशन। तो इंसोलेशन का मतलब होता है सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ, ठीक है, इज कॉल्ड इंसोलेशन। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन बेसिकली। अब देखिए ये सूरज है, ठीक है, ये अपने इसके चारों तरफ क्या है, ये अपना प्रकाश यानी अपनी जो सन रेज है वो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये अर्थ के ऊपर ये आपकी रोशनी सूरज की पड़ रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, अब ये इसको आप एटमॉस्फेयर मान सकते हैं, ठीक है, ये है आपका एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर डायरेक्टली हीटअप नहीं होता सूरज की रोशनी से, ये हीटअप तब होता है जब सूरज की रोशनी सरफेस पे पड़ती है और वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से वो डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर जा करके जब ये रोशनी ऊपर की तरफ को जाएगी तो ये यहाँ का हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, हीटअप। सबसे ज़्यादा जो हीटिंग इफेक्ट हमें अगर देखने को मिलता है वो सरफेस के ऊपर मिलता है, ठीक है, यहाँ पर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर को चलते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो अर्थ का डिक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। जो अर्थ है, जो हमारी एयर है वो भी धीरे 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 यहाँ पर क्या होगी, धीरे धीरे कम डेंस होती जाती है, ठीक है, यानी हल्की होती जाती है, ऊपर को उठती जाती है। तो एक लो प्रेशर यहाँ पर हमारा बन जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बोलते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, ठीक है, तो उसको टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सोलर रेडिएशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे अगर हम देखें उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे पड़ता है, तो पूरी जो अर्थ है उस पर हमें एक समान हीट एनर्जी कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इक्वेटर है यानी 0 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। तो ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स। अब इन लैटिट्यूड्स पे हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो अलग तरह से वो एक एंगल बनाती है सरफेस के ऊपर जब वो पड़ती है, ठीक है। तो ये तो रहा इसका एंगल की बात कि किस तरह से वो एनर्जी पड़ती है, ठीक है। बाकी कई जगह पे जैसे समर्स में, ठीक है, समर्स में जो सूरज की जो रोशनी होती है, सनरेज होती हैं, वो डायरेक्टली सरफेस के अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ती हैं किसी किसी जगह पर। लेकिन विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में वो थोड़ी थोड़ी एंगल बनाती हैं, यानी सलेंटेड होती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से उसका जो वहाँ का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कवर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हीट एनर्जी आपकी यहाँ पर कम होगी, ठीक है। अगर एक ही जगह पर आपका जो एंगल बन रहा है और सीधी यहाँ पे रोशनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली ये एरिया जल्दी हीटअप हो जाएगा, यानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में जैसे ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड द नाइट्स इन द समर और द विंटर्स। अब समर्स में आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, सूरज बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत देर बाद वो अस्त भी होता है, ठीक है। तो सनराइज़ और जो सनसेट है वो उसमें बहुत समय होता है, ठीक है। विंटर्स में सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि सर्दियों में सूरज बड़ी लेट आता है और बड़ी जल्दी वो अस्त भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आता है अब अर्थ, सूरज की जो रोशनी है उससे अलग अलग तरह के हमारे हीट जोन्स पूरी अर्थ पे बनते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे जैसे जैसे एनर्जी यानी सूरज से जो रोशनी मिलती है उस तरह से हमने हीट जोन्स बनाए हैं। तो बेसिकली 3 हीट जोन्स हैं। सबसे पहला जो हीट जोन है वो आता है टॉरिड, ठीक है, जिसको ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। फिर आता है टेम्परेट, उसके बाद आता है फ्रिजिड, ठीक है। तो टॉरिड का मतलब अब नाम से ही डिफाइन होता है, जैसे ट्रॉपिकल जोन भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका यहाँ पे इक्वेटर से लेकर के 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री तक जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको ट्रॉपिक्स का एरिया भी कहा जाता है। तो इस एरिया में मैक्सिमम हीट होती है पूरी अर्थ में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी या इंसोलेशन जो हमें मिलेगी वो इसी जोन में हमें मिलती है, ठीक है। तो इसी के साथ में जब आपकी यहाँ पर तो सीधी पड़ेंगी सूरज की रोशनी, ठीक है, और जो सूरज की मूवमेंट होती है वो इसी बीच में रहती है, ठीक है, जिसको हम समर सोलेस्टिस और ठीक है इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेट है। टेम्परेट का मतलब है कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो सूरज की रोशनी है वो धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह से स्लेंटेड होती जाएगी, यानी तिरछी पड़ेंगी। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपका ट्रॉपिक्स के मुकाबले यहाँ पर टेम्परेट में कम होता है, यहाँ पर मॉडरेट होता है,
ठीक है। समर्स जो होती हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट समर्स, ठीक है। विंटर्स यहाँ पे लंबी होती हैं, ठीक है। अगर हम 66.5 डिग्री को क्रॉस कर जाते हैं तो आता है फ्रिजिड जोन, जिसको पोलर जोन के नाम से भी जाना जाता है, जो मोस्टली आपका पूरा जमा हुआ रहता है, ठीक है। तो बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है, ठीक है, इस एरिया में बेसिकली, ठीक है। तो ये जोन हमारा फ्रिजिड जोन है, ठीक है। तो इस जोन को हम पोलर रीजन के नाम से भी जानते हैं, सिंस इट रिसीव्स द एक्सट्रीम स्लेंटेड रेज ऑफ द सन, द टेम्परेचर इज़ एक्सट्रीमली लो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये इसका पूरा फंडा है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है एयर ऑन द मूव। तो विंड, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे विंड की। तो विंड होती क्या है? तो विंड सिंपली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ के सरफेस के बिल्कुल करीब, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, उसको बोलेंगे विंड, ठीक है। अब विंड चलती कैसे है, हवा चलती कैसे है? तो हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है कि हवा कैसे चलती है। अब यही हमारा जो पूरा प्रिंसिपल है ये डिफाइन करता है हमारे बेसिकली प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है। और इसी के साथ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एयर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे बनी होती है, जो कि क्या करती है, कॉन्स्टेंटली वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में वो घूमती रहती है, ठीक है। सो दीज मॉलिक्यूल्स व्हेन रिसीव एंड हीट अप दे बिकेम लाइटर, ठीक है, एंड मूव्स अपवर्ड। अब जैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हवा में, अब जब इन पे यहाँ इनको हीट मिलेगी, ठीक है, या जो अर्थ सरफेस से जब ये रेडिएशन होता है तो ये जब हीट इनको मिलती है तो ये क्या हो जाएंगे, ये उस एनर्जी को गेन करेंगे और एनर्जी गेन करने के बाद एक्सपैंड करेंगे। तो एयर क्या हो जाती है, एक्सपैंड होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब वार्म एयर होती है वो क्या करती है, वो अपवर्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अपलिफ्ट होगी, ठीक है। जो कोल्ड एयर होती है वो डेंस होती है, हैवी होती है, इसीलिए वो क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो वैसे ही अब इस प्रिंसिपल को अगर मान करके हम अगर देखें तो वैसे ही कुछ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं दुनिया में, ठीक है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये बात एक जान दीजिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ के सरफेस पे यूनिफॉर्म नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पूरी अर्थ पे वैसा सेम टू सेम है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस, बट ऑन अ ग्लोबल स्केल देयर आर अ फ्यू परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसी परमानेंट बेल्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम हीट एनर्जी रहती है क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। और ये टॉरिड जोन है, तो टॉरिड जोन होने के कारण यहाँ पर बन जाती है लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनी? क्योंकि सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं, और हीटअप होने के कारण ये क्या करते हैं, ये ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक परमानेंट प्रेशर बेल्ट है जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये हाई प्रेशर बेल्ट है। अब मैंने आपको बताया कि हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे चलेगी। तो जब भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी हॉर्स लैटिट्यूड से जब ट्रेड विंड्स आपकी चलेंगी तो ट्रेड विंड्स आपकी जा करके इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, और इक्वेटर से वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर जो बीच में समुंदर है, ठीक है, या सी या वाटर बॉडी है, वहाँ से जो पानी लाती है यहाँ पर वो बारिश हो जाती है इक्वेटर के ऊपर, और यहाँ से वो जब धीरे धीरे ऊपर उठ जाती है तो कोल्ड हो जाती है, कोल्ड बारिश हो जाती है। तो बारिश होने के बाद उसमें ये जब ड्राई हो जाती हैं तो जब ये फिर धीरे धीरे ये हाई प्रेशर की तरफ को चल पड़ती हैं। कोल्ड विंड्स हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो डाउनवर्ड मूव करने के बाद ये फिर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ को आ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए कहाँ से किस डायरेक्शन में इसने मूव किया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर, इक्वेटर से ये ऊपर उठ गई, अपवर्ड लिफ्ट हुआ। जब ये गर्म हो जाती है तो फिर आगे जा करके ये जैसे ठंडी हो जाती है ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी हो जाएगी तो ये फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इन हॉर्स लैटिट्यूड पे फिर से दोबारा आ जाती हैं, और
और यहाँ से ये प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज के रूप में सब पोलार लो प्रेशर की तरफ को अट्रैक्ट होती हैं और यहाँ से फिर यही सेम डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से फिर ये हवा ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, और यहाँ उठ करके ये हवा फिर से हाई प्रेशर की तरफ को यानी पोलर रीजन में चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये एरिया पूरा मैक्सिमम कोल्ड रहता है, ठीक है, ठंडा रहता है, ठीक है। तो एक तो आपकी आ जाती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जिसको डोल्ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिनको हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। सब पोलार लो प्रेशर, ठीक है, एंड हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ये इसको इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। द रीजन अराउंड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर वेरी कोल्ड, देयरफॉर द एयर इज ऑल्सो वेरी कोल्ड, इट इज़ डेंस एंड हैवी। हमेशा याद रखिएगा जो ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है और बहुत ज़्यादा हैवी होती है, इसीलिए वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, ठीक है। इट कीप्स ऑन पाइलिंग अप, दिस प्रोड्यूसेस पोलर हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड द टू पोल्स। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट्स यहाँ पर हमारी बन जाती है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट एनसीईआरटीज़ हैं उसमें हम काफ़ी डिटेल में इस सब को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कुछ सेल्स हैं इसके ऊपर, तो उन सेल्स को भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो परमानेंट विंड बेल्ट्स भी हैं इसी के साथ में, ठीक है, जैसे जो हवा चलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परमानेंट विंड होती क्या है। तो विंड्स ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड प्रिवेलिंग, परमानेंट और प्लानिटरी विंड्स। तो तीन तरह के नाम इनको दिए जाते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द एयर एक कॉन्स्टेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती रहती है हवा, ठीक है। तो ये विंड ब्लो करती है, तो इसीलिए इनको प्रिवेलिंग विंड्स, परमानेंट विंड्स एंड प्लानिटरी विंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो थ्री मेन प्लानिटरी विंड्स विच ब्लो कॉन्स्टेंटली फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो जैसे कि ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं या पोलर विंड्स हैं, तो इन नामों से इनको जाना जाता है। तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट यही हैं, ठीक है। तो आइए चलिए जानते हैं इनके बारे में कि क्या क्या हैं। सबसे पहले ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। तो ट्रेड विंड्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि ट्रेड विंड्स आपकी इक्वेटोरियल आपकी सबसे पहले सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से हॉर्स लैटिट्यूड से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ को चलती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। तो कॉरियोलिस फोर्स बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या होती है, ठीक है। तो winds blowing from subtropical high pressure belts towards the equatorial low pressure belt are called trade winds, ठीक है। अब ट्रेड, अब वर्ड ट्रेड का मतलब है हैज़ बीन derived from a Latin word ट्रेड which means constant direction, जो कि एक constant डायरेक्शन में बहती रहती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड्स, ठीक है। फिर है वेस्टर्लीज। So these winds are blowing from the subtropical high pressure belts towards the subpolar low pressure belts, ठीक है। 23.5, ठीक है, एंड हाफ नॉर्थ से 60.5 पे जो नॉर्थ की तरफ को जो हवा चलेगी, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर, ठीक है। जब ये चलेगी तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये कौन सी है? वेस्टर्लीज। They blow from the southwest in the northern hemisphere, from the northwest in the southern hemisphere। तो ये इनकी पर्टिकुलरली डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट ये चलती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ वेस्ट ये चलेंगी सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर आती है पोलर विंड्स। तो पोलर विंड्स आपकी दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर एरियाज, ठीक है। तो यहाँ से ये चलती हैं इन द नदर्न हेमिस्फीयर, दीज देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शन है। उसके बाद कुछ मॉनसून विंड्स भी हैं। मॉनसून विंड्स भी आपकी जनरली पर्टिकुलर विंड्स के नाम से भी इनको जाना ही जाता है क्योंकि एक्चुअली इनका जो मतलब है ये सिंपल है कि ये रिवर्स विंड्स होती हैं, रिवर्स हो जाती हैं इनकी डायरेक्शन, ठीक है। विंड्स विच रिवर्स देयर डायरेक्शन विद द चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन समर एंड द विंटर कॉज ग्रेट डिफरेंस इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अ बिग कॉन्टिनेंट लाइक एशिया एंड द सराउंडिंग सीज, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा कि मॉनसून जब भी आता है तो गर्मियों में बेसिकली और एक विंटर्स का जो अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों एक पूरा अलग तरह का पूरा फिनोमेना है, ठीक है। हैंस द विंड्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी इन विंटर्स, ठीक है, फ्रॉम सी टू लैंड इन समर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी लैंड से सी की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो लैंड पे क्या होगा? यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनेगा
और सी पे क्या होगा, एक लो प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है। तो हाई टू लो चलेगी, ठीक है। और सी पे क्या है आपका, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर जोन बन जाएगा और लैंड पे आपका लो प्रेशर जोन बन जाएगा, ठीक है। ये समझाऊंगा आपको, एक ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको कहा जाता है। तो ये पूरा मूव करता है, ठीक है। इंडियन ओशन का एग्जाम्पल लेकर के आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बता दूंगा। तो अभी आप इतना समझिए कि जस्ट हम अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, अभी हम इनको पढ़ेंगे ग्रेट डिटेल में, ठीक है। फिर आती है लोकल विंड्स। सो देर आर सम विंड्स ब्लो ओनली एट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और द ईयर इन अ स्मॉल एरिया, ठीक है। तो कुछ जैसे लू चलती है इंडिया में, तो लू कब चलती है, लू चलती है बेसिकली आपकी गर्मियों में, ठीक है। तो गर्मियों में लू चलती है, तो इसी के साथ में फिर आपका सी हो गया या फिर लैंड हो गया, तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, तो ये दिन और रात में चलती है, ठीक है। या कैटियाबैटिक विंड्स होती हैं, या माउंटेन स्लोप्स में जब वो चलती हैं, ठीक है। तो ये सारी ड्यूरिंग विंटर्स areas adjacent to highlands experience a local wind called catabatic winds, ठीक है। कैटाबैटिक इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मूविंग डाउन, ठीक है। तो माउंटेन के ऊपर से जब हाई प्रेशर से जब डाउन यानी लो प्रेशर की तरफ को जाएंगी तो उसको बोलते हैं कैटाबैटिक, ठीक है। सो दिस एयर इज ड्राई एग्जाम्पल मिस्ट्राल। तो मिस्ट्राल आपकी एल्प्स जो कि फ्रांस में आपके माउंटेन रेंज है, तो वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ को जो हवा चलती है, तो उसको हवा बहती है बेसिकली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिस्ट्राल, ठीक है। इंडिया में लू बेसिकली क्या है, एक लोकल विंड है। तो अब चलते हैं वाटर की तरफ को। तो तीसरा चैप्टर आता है वाटर इन द एयर, ठीक है। तो अब हमारी जो अर्थ है उसमें 70% जो हिस्सा है वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है बेसिकली। तो इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया है, या वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ को, ठीक है। क्योंकि जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमें ये पूरा नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो वाटर वेपर इज़ डिफाइंड एज द वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल गैस ऑफ द एटमोसफेयर, ठीक है। वाइल इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन लो लैटिट्यूड्स एंड ओवर ओशंस। तो लो लैटिट्यूड्स मीन्स यहाँ पर जब 0 डिग्री यानी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इवेपोरेशन रेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, इवेपोरेशन रेट। तो इवेपोरेशन रेट अगर ज़्यादा हाई होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हवा में ज़्यादा सैचुरेशन होगी, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है इसको, ठीक है। बारिश यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसीलिए it plays an important role in the heating and the cooling of the temperature and the day to day changes in the weather। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आपकी यहाँ पे इवेपोरेशन रेट हाई होगा तो ऑब्वियसली क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगी तो आपका ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आएगा, ठीक है। फिर आता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी सिंपली, ठीक है। कि हवा में आपके जो अमाउंट ऑफ कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी, ठीक है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है। अब जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर गेन करने की, होल्ड करने की, वो भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। एयर कैन होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन इट सरपासेस दैट लिमिट इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड एयर, ठीक है। तो हवा में या एयर में आपका एक लिमिट होती है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, ठीक है। अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एयर आपकी सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्डेंसेशन आता है। तो कॉन्डेंसेशन क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो आपकी एयर में जो वाटर वेपर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करती जाएगी, उसको बोलेंगे कॉन्डेंसेशन, ठीक है। फिर आता है ड्यू पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द एयर गेट्स सैचुरेटेड इज नोन एज ड्यू पॉइंट। अब जैसे ही आपका ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे एयर क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। फिर एक कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई। तो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर सच एज डस्ट, ठीक है। तो हवा में आपको पता होगा कि धूड़ भी उड़ती रहती है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये जो हवा है वो एज अ काम करती है कॉन्डेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स चिपक जाते हैं इनसे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स बन जाते हैं तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और द टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ द आइस
हैंग इन द एयर एंड फ्लोट विद एयर करंट्स। एयर करंट्स मीन्स बहुत बड़े बड़े जो बादल होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, एयर करंट। तो इसमें छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये पूरा क्लाउड बनाती हैं कॉन्डेंसेशन की वजह से, ठीक है। तो ये होने के बाद ये जो पूरा मूव करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोल देंगे एयर करंट्स, ठीक है। तो दीज विजिबल एग्रीगेट्स ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स आर नोन एज क्लाउड्स। तो इनको क्लाउड्स कहा जाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये छोटी छोटी जब ड्रॉपलेट्स होती हैं धीरे धीरे, तो जब ये आपस में मिलेंगी तो डस्ट पार्टिकल ये भारी हो जाती हैं। तो जैसे ही भारी होंगी तो ये धीरे एज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ये गिर जाएंगे। अब प्रेसिपिटेशन आपका होता क्या, फॉलिंग ऑफ सॉलिड एंड द लिक्विड वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये रेन में भी हो सकती है, ठीक है, स्नो में भी हो सकती है, या फिर हेल में पड़ सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ठीक है। फिर रिलीफ रेनफॉल इन इंडिया, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल बट द ईस्टर्न पार्ट्स फॉल्स इन द रेन शेडो रीजन, ठीक है। रेन शेडो रीजन मीन्स मान लीजिए ये एक पहाड़ है जिसको हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। हवा आ रही है मॉइस्चर लेके समुंदर से, जब यहाँ से वो यहाँ इस पहाड़ पे टकराती है तो धीरे धीरे जब ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या कर जाएगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। और यहाँ पर जा करके जैसे ही आपकी कॉन्डेंसेशन होगी तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगी, बारिश हो जाएगी। जब ये हवा यहाँ से पूरा अपना मॉइस्चर गिरा करके, यानी 10 to 15% जो मॉइस्चर अगर इसमें बचा होगा फाइनली वो जा करके इधर लेकर के आती है, तो यहाँ पे बन जाता है रेन शेडो जोन। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर आपके मैक्सिमम फार्मर सुसाइड्स होते हैं इंडिया में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में, ठीक है। तो इसकी वजह ये है। फिर आता है ओशंस, वाटर्स एंड देयर सर्कुलेशंस। तो ओशन इज़ द बॉडी ऑफ वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 70% जो पानी है वो यहाँ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मेजर जो ओशंस हैं, अटलांटिक हो गया, पैसिफिक हो गया, ठीक है, आर्कटिक हो गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप हम देखें इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। तो ये मेजर ओशंस हैं दुनिया में, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर देखें हम 4/5 ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर, यानी जो हमारा ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसका कितना है 4/5, ठीक है। जो एरिया है वो किससे है, वो पूरा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपका 3/5 जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर आपका पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ओशंस मॉडिफाई लैंड टेम्परेचर। तो इसको आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ओशंस क्या करते हैं, ये आपके मॉडिफाई करते हैं लैंड टेम्परेचर को। दे आर द सोर्स ऑफ वाटर वेपर विच फॉर्म्स क्लाउड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली पानी यहीं से हमें मिलता है समुंदर से, या जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो पानी है आपका वो 3 काइंड्स में आपका बेसिकली मूव करता है, जैसे वेव्स, करंट्स या टाइड्स, ठीक है। तो वेव्स सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, तो दीज आर कॉज्ड बाय द पुशिंग एक्शन ऑफ द विंड। जब भी हवा, मान लीजिए ये आपकी वाटर पानी की कोई बॉडी है, ठीक है, इसी के साथ में ये जो हवा है ये इसके साथ में बह रही है। तो हवा क्या करेगी, जो यहाँ पर जो ये पानी के जो आपके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, मूव हैं, इन पे जब यहाँ से टकराएगी तो टकराने के कारण ये एक फोर्स लगाती है, इनको पुश करेगी। तो जैसे जैसे पुश करेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर आपकी वेव्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे पानी क्या करता है, ये आपका मूव करता है, ठीक है। दूसरा आता है टाइड्स। अब टाइड्स का जनरली क्या होता है कि टाइड्स आपके जनरली जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन एंड द मून होती है उसी के कारण ये पानी खींचा चला आता है, ठीक है। तो वैसे ही द सी वाटर राइजेज एंड द फॉल्स ट्वाइस अ डे एट अ रेगुलर इंटरवल्स। सो दिस अल्टरनेट राइजिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द सी वाटर कॉल्ड अ टाइड, ठीक है। तो ज्वार भाटा के नाम से जिसको जाना जाता है तो उसको बोलते हैं टाइड, ठीक है। और अगर आप देखें तो कुछ हमारे जो टाइड्स हैं वो हेल्प करते हैं हमें हमारे पोर्ट्स को रन करने के लिए। जैसे कांडला है, ठीक है, गुजरात के पास यहाँ पे आपको कांडला मिल जाएगा, ठीक है। या डायमंड हार्बर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके डिपेंड करते हैं टाइड्स के ऊपर, ठीक है। फिर आता है ओशन करंट्स। अब लार्ज अमाउंट में जहाँ पर वाटर मूव करता है ओशंस में उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स, ठीक है। ओशन करंट्स में या इट में टेक द फॉर्म ऑफ अ करंट और अ ड्रिफ्ट, ठीक है। द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अ ओशन एज अ स्ट्रीम इन अ डिफिनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड एन ओशन करंट। तो 2 तरह के करंट बेसिकली होते हैं, एक होते हैं वार्म करंट्स, दूसरे होते हैं कोल्ड करंट्स। वार्म करंट्स, अब यहाँ पे देखिए सारा पानी है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है,
ये यहाँ पर आपका साउथ पोल है। तो मैंने आपको कहा था कि ये एरिया पूरा बर्फ़ से क्या रहता है, जमा हुआ रहता है, ठीक है। तो दिस रीज़न ऑल्सो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम, इक्वेटर पे आपको मैक्सिमम हीट मिलेगी, यानी यहाँ पर टेम्परेचर आपका बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पानी भी है, वो भी गर्म हो रहा है, जो आपका समुंदर में पानी है तो वो गर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये गर्म होगा तो ये धीरे धीरे पानी मूव करेगा। अब ये मूव किस तरफ करेगा, तो ये मूव करेगा इक्वेटर से, आपका अगर नॉर्थ की तरफ को जा रहा है तो ये पोल्स की तरफ को जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये एरिया काफ़ी ठंडा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसका जो यहाँ पर एरिया है ये भी ठंडा है, ठीक है। अब जो ओशन करंट है जब ये मूव करेगा इस अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ जा कर के ये जो गर्म पानी है जब ये ठंडे एरिया में जाएगा तो वहाँ पर वहाँ का जो टेम्परेचर है इसको ये क्या कर देगा, मॉडरेट करेगा, इसको ये चेंज करेगा, यानी वहाँ पर भी तो हल्की हल्की इनको गर्मी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो करंट्स हैं वो लगातार समुंदर में घूम रहे हैं, ठीक है, लगातार चलते रहते हैं, पानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में चलता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही ऊपर से जब ये कोल्ड करंट आते हैं, मान लीजिए ये सहारा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है। अब ये तो गर्म होता है ऑब्वियसली, तो यहाँ से जो ये कोल्ड करंट्स आते हैं तो यहाँ पर जब ये इस कोस्ट पे टकराते हैं आकर के, तो इस कोस्ट पे टकराने के कारण यहाँ पर जो इतनी गर्मी है यहाँ पर आकर के इसको थोड़ा सा ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो आपके करंट्स हैं वो चलते रहते हैं, यहाँ से आपके करंट एंड कोल्ड करंट्स, ठीक है। ऊपर से अगर देखेंगे तो यहाँ से आपके जो वार्म करंट है वो आते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से करंट्स हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ओशन करंट्स का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, कंसिडरेबल अमाउंट में रहता है। ये क्लाइमेट में फ़र्क डाल देते हैं, एग्रीकल्चर में फ़र्क डालते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ़र्क डालते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ़र्क इसलिए डालते हैं कि कई बार जहाँ पर ये आपका गर्म और ठंडा जो आपका यानी वार्म एंड कोल्ड करंट जहाँ पे मिलता है वहाँ पर आपके ग्रेट फिशिंग जोन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट इसी में आता है चैप्टर 6 नॉर्थ अमेरिका लैंड एंड क्लाइमेट। तो ये देखिए मैप में मैंने आपको बताया है नॉर्थ अमेरिका, तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। तो पहला और दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट आपके पहला और दूसरा इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज बड़े हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो ये नॉर्थ अमेरिका है बेसिकली। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम देखें तो ये एरिया जो है आपका वो पोलर रीजन में आ जाता है, ठीक है। ये आपका कनाडा है, तो नॉर्थ अमेरिका ये कैनेडियन शील्ड है। शील्ड का मतलब कभी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये माउंटेन्स इरोड होते गए तो बाद में एक शील्ड बन गई, ठीक है, जिसकी आज बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की फेमस लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक एरी, ठीक है। तो ये सारी आपकी लेक मिशिगन, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी के साथ में ये अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज के साथ अगर आप देखें तो फिज़िकल फीचर्स में अगर हम देखते हैं तो ये सियारा नवेडा है, ठीक है। ये रॉकीज़ माउंटेन्स हैं, ठीक है। इनको वेस्टर्न कॉलिडार्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है, इस पूरी रेंज को इसको। बाकी ये छोटी छोटी रेंज है, उसके बाद जैसे कोस्ट रेंज है, ठीक है, या कास्केड रेंज होगी, ये सियारा नवेडा यहाँ नीचे तक जाती है। ये कोस्टल प्लेन्स हैं जिनकी काफ़ी सिग्निफिकेंस हमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। ये एपलेशंस माउंटेन्स हैं, किसी ज़माने में ये बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे रिवर्स ने इनको काफ़ी इरोड कर दिया। ये ग्रेट प्लेन्स हैं, इसी के बीच में एक दो हमें डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कुछ नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फिज़िकल फ़ीचर्स में जो कैनेडियन शील्ड है वो सबसे पहले आती है, ठीक है। इट कवर्स हाफ ऑफ द कनाडा इन द नॉर्थ। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एंशिएंट हार्ड रॉक्स। तो एंशिएंट हार्ड रॉक से ये बनी हुई है, ठीक है, जो ऐसी रॉक्स जो सबसे पहले बनी थी, ठीक है। ड्यू टू द कॉन्टिनेंस इरोजन एंड द वीदरिंग इट्स एवरेज हाइट हैज़ बिन रिड्यूस टू 300 and 400 मीटर्स। तो इतनी इनकी हाइट अभी तक रह चुकी है। अ लार्ज पार्ट ऑफ इट कवर्ड विद स्वैम्प्स एंड द नंबर ऑफ लेक्स लाइक द ग्रेट बियर लेक, ठीक है।
द ग्रेट लेक्स लाइक ह्यूरॉन, सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओंटारियो। तो ये जो रीज़न है आपका कैनेडियन शील्ड का, यहाँ अगर आप देखें तो कनाडा और इसके साथ में आपको जो यूएसए की स्पेशली जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये लेक्स एज सामान को अगर आप देखें तो गुड्स को ये ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर ये किया जाता है। तो फिर आता है नाइग्रा फॉल्स। तो नाइग्रा फॉल्स भी आपका बिटवीन है लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, ठीक है। सेंट लॉरेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द रीजन, फॉल्स इनटू अटलांटिक ओशन। फिर है एपलेशियन माउंटेन्स। तो एपलेशियन माउंटेन्स ये रहे आपके अमेरिका के, ठीक है, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। दे आर ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, एपलेशियन माउंटेन्स को। तो एपलेशियन माउंटेन्स वर वंस वेरी हाई। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत हाई हुआ करते थे, लेकिन ओवर द ईयर्स दे हैव बीन इरोडेड बाय द ग्लेशियर्स एंड द रिवर्स, ठीक है। हडसन रिवर फ्लोज थ्रू द एपलेशियन माउंटेन्स। मिनरल रिसोर्सेज, अब यहाँ पे कोल मिलता है, कॉपर मिल जाता है, लेड मिलता है, ठीक है। अब है सेंट्रल हाईलैंड्स। अब दे लाई बिटवीन द वेस्टर्न क्वाड्रलास, ठीक है, एंड द ईस्टर्न हाईलैंड्स। मिसौरी, मिसिसिपी बेसिन हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। तो यहाँ पर आपकी ये मिसिसिपी रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, काफ़ी फर्टाइल सॉइल मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे इनको डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली वेस्टर्न क्वाड्रलास, तो इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे जो हाईएस्ट रेंज है वेस्टर्न क्वाड्रलास की वो कौन सी है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, इसको आप याद रखिएगा, ये अलास्का में है, ठीक है। अलास्का किसका पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है, जो इन्होंने रशिया से खरीद के किया था। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका राइज इन द वेस्टर्न क्वाड्रलास, जो कि ये अगर आप माउंटेन रेंज अगर आप देखते हैं अलास्का, ये पूरी रॉकीज माउंटेन रेंज, इसको बोलते हैं वेस्टर्न क्वाड्रलास, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम आपकी रिवर्स निकलती हैं। द वेस्टर्न क्वाड्रलास कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल रेंजेस। तो कौन कौन सी हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगी रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है, जो इनमें सब में प्रोमिनेंट है। उसके बाद है कोस्टल रेंज, ठीक है, या सिवारा नेवेडा, ठीक है। ये दो जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। ग्रेट बेसिन इज़ द लार्जेस्ट इंटर माउंटेन प्लेटो। इंटर माउंटेन प्लेटो यानी दो माउंटेन्स हैं उनके बीच में जो प्लेटो है उसको क्या बोलेंगे, इंटर माउंटेन। उसका क्या नाम है, ग्रेट बेसिन, ठीक है। साउथ ऑफ द ग्रेट बेसिन इज़ कोलोराडो प्लेटो, ठीक है। तो कोलोराडो प्लेटो सो वेरी लॉन्ग एंड द डीप गॉर्जेस, ठीक है, विद वॉल लाइक साइड्स एज नोन एज कैनियंस, ठीक है। कैनियंस भी इसको बोला जाता है, तो इस नाम से इनको जाना जाता है। बहुत फेमस है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और इसके साथ में जो द ग्रेट कैनियंस ऑफ कोलोराडो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड्स, इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। द वेस्टर्न क्वाड्रलास ऑल्सो हैव मैनी एक्टिव वॉल्केनोज इन अलास्का। तो इसमें काफ़ी एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं क्योंकि रिंग ऑफ फायर के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, एंड मैक्सिको। द मोस्ट फेमस गीज़र इन इज़ द ओल्ड फेथफुल इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये काफ़ी फेमस आपका नेशनल पार्क है, तो इसको याद रखिएगा। गीज़र मीन्स जो बेसिकली जो पानी, गर्म पानी नीचे से आता है, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर से निकल करके, जो कि गर्म रॉक्स वगैरह से वहाँ से निकलता है, तो उसको बेसिकली क्या बोला, ओल्ड फेथफुल इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। तो मुझे बताइएगा येलोस्टोन नेशनल पार्क एक्चुअल में है कहाँ पर, और इसके साथ में कौन से माउंटेन रेंज है, और कौन सा इसके साथ में प्लेटो, और किस लिए ये फेमस है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो क्लाइमेट के बारे में सबसे पहले अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो ये पूरा पोलर रीजन आता है ये सारा, ठीक है। तो यहाँ ऑब्वियसली ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो ये भी कोल्ड जोन है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर टेम्परेट जोन, ठीक है, ये यहाँ पर ड्राई और आपका डेजर्ट जोन है, ठीक है, बेसिकली ये ठीक है। फिर यहाँ पर ये ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे मैक्सिमम हीट एनर्जी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। द वेस्टर्न हाईलैंड्स एंड द एपलेशियन माउंटेन्स play important role in shaping the climate of the continent. These relief features leave the central plains open to the influence of both the cold winds from the north. अब ये यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये पैरेलल रेंजेस हैं जो मैंने आपको बताया, वेस्टर्न क्वाड्रलास, ठीक है, चाहे रॉकीज़ हो गया, सियारा नेवाडा हो गया, ठीक है, या कास्केड रेंज हो गया। तो इस रेंजेस में क्या है कि नॉर्थ से ठंडी हवा इधर आती है, ठीक है।
और साउथ से क्या होगी, आपकी वार्म एयर यहाँ से आएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल टाइप का क्या होगा, क्लाइमेट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ओशन में जो करंट्स हैं आपके वो मॉडरेट करेगा तो वो कोस्टल का जो एरिया है उसी को मॉडरेट करने वाला है। ठीक है, लेकिन इंटीरियर्स में क्या होगा, वहाँ पर अलग तरह का पूरा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो वैसे ही ओशन करंट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस टेम्परेचर एंड द रेनफॉल इन द नॉर्थ अमेरिका। द वेस्टर्न कोस्ट इन द नॉर्थ फेसेस द विंड्स coming from the west known as westerlies, and the southeastern coast comes under the influence of trade winds. ठीक है, तो एरिजोना हैज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल, हैंस दिस एरिया इज़ अ डेजर्ट। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका में रिसोर्सेज और वहाँ पे किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट 16% of the total area of the world, what contains only 9% of the population। तो 16% टोटल एरिया इसके पास पूरी दुनिया का है, लेकिन 9% की इसकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड द हाईली इंडस्ट्रियल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वेल ट्रेन्ड एंड द स्किल्ड मैन पावर, एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्टाइल सॉयल, एक्सटेंसिव ग्रास लैंड्स या डेयरी इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, तो फिशरीज़ में भी काफ़ी ये लोग रिच हैं। तो सबसे पहले अगर हम लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो वेरी रिच इन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन, फार्म्स आर वेरी लार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर डन बाय द मशीन्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर खेत हैं। ठीक है, बड़े बड़े खेतों पे अब ऑब्वियसली हल तो चलाएंगे नहीं, तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं इनके पास, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर होंगे, बड़े बड़े थ्रेशर्स होंगे, तो उनसे ये इन फार्म्स पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये यहाँ पर किया जाता है, बहुत हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उसका ये यूज़ करते हैं। ठीक है, मेज़ हो गया, बीट हो गया, बार्ले हो गया, यहाँ के इम्पॉर्टेंट सीरियल्स होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में लगाए जाते हैं। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक कॉटन, टोबैको, सोयाबीन, ठीक है, लिनसीड, तो ये सब यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो मेज़ को कहा जाता है कि मेज़ का प्लांट जो है वो बेसिकली जो ऑरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका, वेयर इट इज़ साउथ अमेरिका, इट इज़ अबाउट नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में ये प्लांट जो था वो सबसे पहले ऑरिजिनेट हुआ था, या वहाँ के लोग इसको उगाते थे। ठीक है, ओरिजिनली तो स्टेपल फूड भी वहाँ का ही है इवन टुडे, आज भी। अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ गल्फ राइस, ठीक है, या फिर शुगर केन आर ग्रोन। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जैसे आप मैक्सिको की तरफ को जाते हैं, नीचे की तरफ को, तो ट्रॉपिकल एरिया है। सेंट्रल अमेरिका बेसिकली, सेंट्रल अमेरिका में आपका बनाना लगाया जाता है। तो वेस्ट इंडीज़ इज़ नोन फॉर शुगर कल्टीवेशन, तो वेस्ट इंडीज़ भी आपका बहुत नज़दीक है। तो इवन क्यूबा, ठीक है, एक जो छोटी सी आइलैंड कंट्री है क्यूबा, क्यूबा को बोला जाता है शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वैसे जो डेयरी कैटल है ये भी ह्यूमन रीजन्स में काफ़ी इनका यूज़ किया जाता है। तो फॉरेस्ट बेल्ट आपकी अगर हम देखें तो फॉरेस्ट बेल्ट में यहाँ पर आपका जो नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो इनमें कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं जो कि कनाडा का पार्ट कवर करते हैं, नदर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न कॉरिडोरास। ठीक है, ग्रेट सोर्स ऑफ सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड हमें यहाँ से मिल जाता है। इन द सदर्न पार्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी जो कि जिनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो वैसे फॉरेस्ट होते हैं, पाइन एप्पल्स, ओक, ठीक है, वीच ग्रो अलॉन्ग विद coniferous trees। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड इन सदर्न मैक्सिको एंड द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। सो दीज फॉरेस्ट यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ हार्डवुड सच एज mahogany एंड द logwood। ठीक है, मिनरल्स एंड द पावर रिसोर्सेज, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन यहाँ किया जाता है। नेचुरल गैस, निकल, जिंक, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर, तो इस तरह की कोई यहाँ पर कमी नहीं है। ठीक है, इसलिए काफ़ी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कॉन्टिनेंट भी है। इसके साथ में कैनेडियन शील्ड के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, ये तो काफ़ी इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पर निकल, आयरन ओर, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर ये मिल जाता है। लेक सुपीरियर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन दी नॉर्थ अमेरिका। तो लेक सुपीरियर के बारे में एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, इट इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है। ठीक है, तो द एपलेशियन हाईलैंड्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंथ्रेसाइट एंड हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। ठीक है, तो ये एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस जो है ये एक तरह का कोल है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कोल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, एपलेशियन हाईलैंड्स में, ये कहाँ पे हैं एपलेशियन हाईलैंड्स, ये बिल्कुल अमेरिका में हमारे
किस साइड है, ईस्टर्न साइड है, ठीक है। फिर आता है द वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, दिस रीजन ऑल्सो पोजेसेस मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ठीक है, रॉक फॉस्फेट, तो यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा इसको और कंट्रीज़ के बेसिकली इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले यूएसए, तो यूएसए फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, ठीक है, एरिया वाइज आफ्टर रशिया, कनाडा एंड द चाइना, ठीक है। पॉपुलेशन बताइएगा कितनी है अमेरिका की। तो फिजिकल फीचर में सबसे पहले अब इसको और डिफाइन करते हैं। तो फिजिकल फीचर्स में इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, दे आर वेस्टर्न कॉरिडोर्स, ठीक है, सेंट्रल लोलैंड्स एंड द ईस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है। वेस्टर्न कॉर्डिलास कंसिस्ट ऑफ सेवरल हाई एंड रग्ड माउंटेन रेंजेस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, अब नॉर्थ टू द साउथ इस तरह से ये चलती है, ठीक है। टू इट्स बेस्ट लाइज द कास्केड रेंज, अभी यहाँ पे क्या है, ये कास्केड रेंज बन जाती है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो हमें रॉकीज़ हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, रॉकीज़, ठीक है। यहाँ पे सियारा नवेडा हमें मिल जाते हैं यूएसए में, ठीक है। क्लोज टू द पैसिफिक लाइज द कोस्टल रेंज, तो ग्रेट बेसिन लोकेटेड बिटवीन द सियारा नवेडा एंड द रॉकीज़, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मिलता है। देयर आर सेवरल नेशनल पार्क्स, द वेस्टर्न कॉरिडोर्स, द येलो स्टोन नेशनल पार्क इज़ ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई पीक्स, कैनियंस, वॉल्केनोज, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स, तो इसके लिए काफ़ी फेमस है येलो स्टोन नेशनल पार्क, याद रखिएगा यूएसए में है, ठीक है। सेंट्रल लोलैंड्स ड्रेन्ड बाय द रिवर मिसिसिपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दिस रीजन इज मोस्ट फर्टाइल इन द यूएसए, तो एग्रीकल्चर बड़ी एक्सटेंसिव क्वांटिटी में यहाँ पर होता है, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मच इरोडेड ओल्ड माउंटेन्स, द एपेलेशियंस ऑन द अदर साइड ऑफ दीज माउंटेन्स, सो देर आर नैरो एंड द लो प्लेटोज कॉल्ड पाइडमोंट प्लेटो, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। फिर क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स फेयरली गुड रेनफॉल फ्रॉम द वार्म मॉइस्ट एयर कमिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द अटलांटिक ओशन, तो नीचे की तरफ से जब भी आपकी वार्म एयर यहाँ पर आएगी तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, उसमें वाटर होगा, ठीक है, वाटर वेपर्स होंगे, तो जा कर के वो काफ़ी अच्छी उसमें बारिश कर देते हैं, ठीक है। तो सदर्न ईस्टर्न पार्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसको रेनफॉल मिल जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, अब जैसे जैसे ऊपर को जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ को रेनफॉल आपका डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट को भी ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। द सदर्न पार्ट हैव लॉन्ग एंड हॉट समर्स, तो सदर्न पार्ट इसका जो है वहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग एंड हॉट समर्स होते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन के पास है, ठीक है। सेंट्रल लोलैंड्स हैव द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, द रेनफॉल इज़ लाइट मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द समर, तो समर में ज़्यादातर होता है, लाइट रेनफॉल होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ का क्लाइमेट है, ठीक है। यानी ओशंस का कोई ज़्यादा मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं रह जाता वहाँ पर, ठीक है। द नॉर्थ वेस्टर्न एंड पार्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज हवा जब भी आती है तो ऑब्वियसली उसमें जो मॉइस्चर होता है उस वजह से काफ़ी बारिश होती है। द ईस्टर्न साइड रेनफॉल डिक्रीजेस, द ग्रेट बेसिन एंड कोलोराडो प्लेटो आर द डेजर्ट्स, अब डेजर्ट क्यों होगा, ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। सदर्न कैलिफोर्निया हैज़ द टिपिकल मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर आता है कनाडा, तो कनाडा में अगर देखें तो कनाडा में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कनाडा में ये आती है आपकी कैनेडियन शील्ड, ठीक है। ये पूरा एरिया ये सारा इसमें कवर्ड है, ये ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, ये ओटावा रिवर है, ये सेंट लॉरेंस रिवर है, ठीक है, ये क्यूबेक है, ठीक है, ये ओटावा है, ये टोरंटो है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये पूरा इंडस्ट्रियल रीजन इसके साथ में, ठीक है। ये हडसन बे है, इसी के साथ में ये रॉकीज़ माउंटेन रेंज है, ठीक है, कोस्टल रेंज है जो मैंने आपको वेस्टर्न कॉर्डरास के बारे में बताया था, तो ये यही वही रेंज यहाँ तक आती है, ठीक है। ये अलास्का है, ये अलास्का जो कि अमेरिका का पार्ट है, इसी के साथ में बैफिन आइलैंड्स, विक्टोरिया आइलैंड्स, ठीक है, बैंक्स आइलैंड्स, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, तो ये सभी इसी में आते हैं, ठीक है। ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो कैनेडियन शील्ड आपका एक लो प्लेटो मोड ऑफ ओल्ड एंड द हार्ड रॉक्स इससे बना है। द शील्ड इज़ वेरी लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ द कनाडा,
numerous lakes and the swamps. ठीक है, it is rich in metallic minerals, gold, silver, nickel. South and southeast of the shields are lowlands of the Great Lakes and the St. Lawrence River. About 60% of population live here. अब 60% ऑफ पॉपुलेशन क्यों यहाँ पर रहती है? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी है, रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी हमें ज़्यादा मिलेगी. तो सेंट लॉरेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ कैनेडा. द प्लेटोज ऑफ लेब्राडोर शील्ड, दे आर एक्सटेंसिव ऑफ एपलेशन माउंटेन्स. ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव मीन्स एपलेशन माउंटेन्स हैं, तो उन्हीं के ये एक्सटेंसिव हैं. ठीक है, इंटीरियर प्लेन्स. तो इंटीरियर प्लेन्स अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये इंटीरियर प्लेन्स हैं. सो दीज आर द इंटीरियर प्लेन्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द कनाडा, रिच फर्टाइल सॉइल यहाँ पे मिल जाए. ग्रास लैंड्स यानी प्रेरीज यहाँ पे होते हैं नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रेरीज. वीट प्रोडक्शन, कैटल आर रियर्ड, रिच इन मिनरल्स, गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम इसमें रिच है काफ़ी. ठीक है, द क्वाड राज रीजन, दिस इंक्लूड्स द माउंटेन एंड द प्लेटोज ऑफ द वेस्ट, रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं. मिनरल्स होते हैं यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे काफ़ी है. ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ कॉमन ऑक्यूपेशन इन द वैलीज. तो क्लाइमेट और वेजिटेशंस में विंटर्स काफ़ी लंबी होती हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड, काफ़ी जो है वो ठंडी होती हैं. समर्स में क्या होगा? तो समर्स में समर शॉर्ट्स होंगी और ठंडी होंगी, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं होती. टेम्परेचर इज़ डिपेंडेंट नॉट ओनली अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर बट ऑल्सो ऑन द टोपोग्राफिकल फीचर्स. टोपोग्राफिकल मीन्स कहीं पे कुछ प्लेन जगह है, ठीक है, कहीं पे आपके माउंटेन्स हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से हवा जो है वो बहती रहती है और पूरा जो आपका वेदर फिनोमिना उसको चेंज करती रहती है. ठीक है, कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ब्लो इन द विंटर. ठीक है, अब ऑब्वियसली क्या होगा, पोलर रीजन से जो हवा आपकी चलेगी हाई प्रेशर से, तो वो क्या होगी, ठंडी हवा होगी. ठीक है, तो ठंडी होगी तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ वो हवा जाएगी वहाँ का जो लोकल जो वेदर है उसको वो क्या कर देगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगी, यानी उसको वो चेंज करेगी. ठीक है, तो वेस्टर्न कनाडा हैज़ अ रिलेटिवली माइल्डर क्लाइमेट कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट. वार्म करंट्स इन द वेस्टर्न एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ब्रिंग गुड रेनफॉल इन दीज रीजन्स. दीज करंट्स ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर इन दीज एरियाज. तो ओशन करंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें. ठीक है, जो कि वार्म है. टुंद्रा, टाइगा एंड प्रेरीज. तो प्रेरीज मैंने बताया कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक तरह का ग्रासलैंड्स होते हैं. तो टुंद्रा भी है, टुंद्रा, टाइगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वेजिटेशन बेल्ट्स हैं. द नदर्न ट्रीलेस जोन इज़ कॉल्ड टुंद्रा. ठीक है, जो ट्रीलेस जोन है नदर्न का, सबसे पहले यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, टुंड्रा. ठीक है, टू द साउथ ऑफ द टुंड्रा लाइज अ वास्ट रीजन ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट नोन एज टाइगा. तो इसके बाद यहाँ पर ये कॉनिफरस फॉरेस्ट हमें मिल जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, टाइगा. ठीक है, टाइगा. ठीक है, द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज एक्सटेंड फ्रॉम द लेक सुपीरियर टू द फुट हिल्स ऑफ द रॉकीज़. तो ये तो आपकी लेक सुपीरियर से चलते हुए कहाँ, रॉकीज़ की जो फुट हिल्स है वहाँ तक आपको प्रेरीज ग्रासलैंड्स आपको मिल जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी डेयरी फार्मिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है. तो एग्रीकल्चर में कनाडा इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट इन द वर्ल्ड मार्केट. ठीक है, दुनिया में जो वीट का जो प्रोडक्शन है और ये जो एक्सपोर्ट करते हैं तो कनाडा से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये वहाँ की चीफ क्रॉप. ठीक है, नोवा स्कोशिया इज़ नोटेड फॉर इट्स लार्ज ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स. ठीक है, डेयरी एंड द मीट प्रोडक्शन आर प्रोमिनेंट नियर रॉकीज़. तो सेंट लॉरेंस वैली अराउंड द ग्रेट लेक्स मेनली डेयरी कैटल आर रियर्ड. फिर है फॉरेस्ट्री. अ लार्ज पार्ट ऑफ कैनेडा इज़ कवर्ड विद कॉनिफरस फॉरेस्ट. पल्प, पेपर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, लम्बरिंग इज़ वन ऑफ द most important occupation of the people of Canada. People who work in the forest fell trees, help in logging, splitting and hauling lumber. ठीक है, तो these forest activities are collectively known as lumbering. माइनिंग. तो माइनिंग भी काफ़ी होगी क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स काफ़ी हैं, निकल, पोटाश, यूरेनियम. ठीक है, तो सिल्वर, जिप्सम, सल्फ़र, कॉपर, टाइटेनियम, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन ओर, तो ये काफ़ी यहाँ पर मिल जाता है. ठीक है, तो नाइग्रा फॉल्स इन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पावर फॉर द बोथ कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. इंडस्ट्रीज़, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर हाईली मैकेनाइज्ड. ठीक है, एग्रीकल्चर हो या फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, तो ये सभी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगर देखें कैपिटल इंटेंसिव हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं. द रीजन अराउंड ग्रेट लेक्स आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज. देयर इज़ अ हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन ओंटारियो। फिर आता है नेक्स्ट यूरोप के बारे में, तो ये चैप्टर 10 है। तो यूरोप जो है वो एक बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सेपरेटेड बाय एशिया बाय द यूराल माउंटेन्स, ठीक है, द कॉकस माउंटेन्स, ठीक है, कॉकस, ये कॉकस हो गया, ये यूराल्स हो गया, एंड द कैस्पियन सी, इधर कैस्पियन सी, एंड बाकी जो बहुत सारे पेनिनसुला और द आइलैंड्स हैं इससे बना हुआ है, ठीक है। तो मैनी ऑफ द वेज एंड द सी सराउंडिंग दिस कॉन्टिनेंट आर शैलो। तो ऑब्वियसली अगर शैलो हैं तो यहाँ पे बहुत बेस्ट फिशिंग जोन्स दुनिया के हैं, ठीक है। तो फिशिंग इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन यूरोप। ओके, सो फर्स्ट इज़ द फिज़िकल फीचर्स। तो फिज़िकल फीचर्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आइए मैप देख लेते हैं हम यूरोप का। तो यूरोप का जो मैप है तो सबसे पहले ये यूराल माउंटेन्स है, ठीक है, ये आ गया यूराल माउंटेन्स। तो इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है, ये आ गया कैस्पियन सी, ये आ गया आपका कॉकस माउंटेन्स, ठीक है, माउंट एल्ब्रस यहाँ पर आपको मिल जाएगी, माउंट एल्ब्रस। फिर ब्लैक सी, ठीक है, ये बाल्कन्स है, कारपेथियन माउंटेन्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पिरेनीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि अलग करती है अफ्रीका एंड यहाँ पर आपका स्पेन, ठीक है, इससे अलग कर देगी, ठीक है, यूरोप से। ये ब्रिटिश आइसल्स हैं, ब्रिटिश आइसल्स, ठीक है। तो ये क्जोलन माउंटेन्स हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरोपियन प्लेन्स, ठीक है, ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स। एग्रीकल्चर बहुत होता है यहाँ भी, ठीक है। तो ये बहुत सारी यहाँ पे आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगी, रिवर डेनिस्टर, रिवर, ठीक है, डवीना, तो इस तरह की रिवर बोल्गा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये राइन रिवर यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, राइन रिवर, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवर दानूबे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिज़िकल फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फिज़िकल फीचर है अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स हैं, ठीक है। इन द फार नॉर्थ देयर इज़ अ रीजन ऑफ हाईलैंड्स, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फिनलैंड थ्रू स्वीडन, नॉर्वे एंड द ब्रिटिश आइसल्स टू आइलैंड्स, ठीक है, आइसलैंड। द नदर्न पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड इज कॉल्ड द फैनो स्कैंडिनेवियन शील्ड, ठीक है, ओल्डेस्ट एक्सपोज्ड रॉक्स इन यूरोप वेयर ग्लेशियर्स हैव स्क्रैप्ड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। जब भी कोई ग्लेशियर आपका बनता है तो वो धीरे धीरे जब मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो जब ग्लेशियर आएगा तो वो नीचे क्या करता है, नीचे से वो जो और जो रॉक्स होती हैं तो वहाँ से जो वो क्या कर देता है, उसको इरोड करता है धीरे धीरे, ठीक है। तो स्कार्प ऑफ कर देगा सेडिमेंट्री रॉक्स को। तो दिस एरिया इज़ रिच इन मैटेनिक मिनरल्स सच एज आयरन एंड द कॉपर। तो इस एरिया में मिलता है बट इज़ ऑलमोस्ट विदाउट फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। द वेस्टर्न एज ऑफ द शील्ड इज़ बकल्ड इन टू माउंटेन्स, ठीक है। तो माउंटेन्स यहाँ पर काफ़ी बकल्ड में हैं, ठीक है, वेस्टर्न एज में। अलॉन्ग द नॉर्वेजियन कोस्ट दे रीच इन टू अटलांटिक ओशन क्रिएटिंग फ्योर्ड्स, ठीक है। फिर आता है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द यूराल्स इन द ईस्ट टू द अटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट। इट्स वेस्टवर्ड एक्सटेंशन में बी सीन इन द ब्रिटिश आइसल्स. It has long been an important farming area. In some cases, hills have been eroded into basins such as London, ठीक है, and Paris basin. The plain is drained by large navigable rivers. Some important rivers like Seine, Rhine, Danube, Dnieper, Don, Volga, etc. So these are some of the important rivers of the Europe. Okay, and some of the important minerals like coal, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सटेंडेड टू द नॉर्थ सी. तो इस तरफ ये काफ़ी एक्सटेंडेड हैं और ये मिलते हैं. फिर आता है सेंट्रल अपलैंड्स. तो सेंट्रल अपलैंड्स में अब वैरायटी ऑफ माउंटेन्स एंड द प्लेटोज मेक अप द सेंट्रल अपलैंड्स, ठीक है. द मिसिस्टा इन द स्पेन एंड द पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल में मिलता है. द मैसिव सेंट्रल, ठीक है, एंड जुरा माउंटेन्स इन द फ्रांस. तो ये क्या है, सेंट्रल अपलैंड्स हैं, ठीक है. ब्लैक फॉरेस्ट इन द जर्मनी. Or then the several ranges in the Czech Republic and the Slovak Republics are parts of this region. Slovak means Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania. So these some of the Slovak republics,
ठीक है. Then the Alpine system. Alpine in the south there is a chain of mountains is similar to the Atlas and the Rockies. तो Atlas and Rockies की जो एज है उस तरह की सिमिलर एज के हमें यहाँ पर एक चेन मिलती है माउंटेन्स की. मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम इज़ एल्प्स. ठीक है. कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रांस के किस सम्राट ने एल्प्स को पार किया था. ठीक है. फिर माउंट ब्लैंक इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द एल्प्स. ठीक है. अदर इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आर पिरेनीज. ठीक है. कार्पेथियंस एंड द कॉकस माउंटेन रेंजेस. सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस and the alpine system. ठीक है. the highest peak of the Europe is the Mount Elbrus. so this is important information that Mount Elbrus is the highest peak which is in the Caucasus mountain range. Okay, so these are generally fold mountains. So climate and the vegetation. Climate in Europe is described as mild. Several factors like relief. ठीक है. proximity to the sea. ठीक है. रिलीफ मीन्स कहीं पे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, फिर थोड़ा प्लेन एरिया मिल जाएगा, फिर आपको सेंट्रल हाईलैंड्स मिल जाएंगे, अल्पाइन सिस्टम मिल जाएगा. साथ में अगर आप देखते हैं थोड़ा रिलीफ को भी तो इधर आपको ओशंस देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे सीज देखने को मिल रहे हैं, वाटर बॉडीज़ हैं. तो ये आपका आ गया रिलीफ फीचर में. ठीक है. तो वैसे ही द बेस्ट रिलीज इन द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. ठीक है. नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपका एक तरह का ओशन करंट है. इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ यूरोप एंड मेक इट mild. Europe lies in the region of the westerlies, the warm waters of the North Atlantic drift the seas along western Europe ice free. ठीक है. तो ice free इसको ये कर देता है. ठीक है. In the winters fogs are common. This type of climate is typically maritime and is known as the western European type. ठीक है. तो fogs यहाँ पे जनरली रहती है. The area north of Arctic Circle has an extremely cold climate. ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर आप देखें तो सूरज की रोशनी भी कम आती है. तो जैसा मैंने बताया कि पोलर रीजन्स में आपको सबसे ज़्यादा ठंड या जो फ्रिजिड जोन जिसको कहा जाता है तो वो आ गया आर्कटिक सर्कल. तो प्रेसिपिटेशन वहाँ पर बहुत ही स्कैंटी है या मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो मिलेगी. ठीक है. इन द नदर्न पार्ट बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल द वेजिटेशन इज़ ऑफ टुंड्रा टाइप. ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ लिचन्स, मोश एंड अ फ्यू स्टंटेड ट्रीज. ठीक है. साउथ ऑफ टुंड्रा लाइज द टाइगा. टाइगा में कॉनिफरस फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे. साउथ ऑफ दिस बेल्ट लाइज द बेल्ट ऑफ मिक्स्ड फॉरेस्ट. ठीक है. इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप देयर इज़ एन एक्सटेंसिव ग्रास लैंड कॉल्ड द स्टेपीज़. प्रेरीज कहाँ हैं, स्टेपीज़ कहाँ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो स्टेपीज़ कहाँ हैं, यूरोप में. ठीक है. फिर आता है यूरोप का रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सॉइल में बुल्गारिया इन द ईस्टर्न पार्ट एंड द नीदरलैंड एंड द बेल्जियम इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप आर नोन फॉर वेजिटेबल्स. तो कौन कौन, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड द बुल्गारिया. ठीक है. तो फूड प्रोसेसिंग एंड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हमें मिलेंगी. ठीक है. फिर रेयरिंग एनिमल्स. कूल एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट हैज़ फेवर्ड luxuriant growth of grass especially in the central part of Europe. So countries around North Sea are famous for the dairy industry. For example Denmark. ठीक है. या poultry farming is very common here. ठीक है. So mineral resources, coal आ गया, iron आ गया, petroleum आ गया, natural gas आ गया, are important mineral resources of Europe. Coal is found in the Great Britain and the mainland of Europe in the region from the northeastern France to the Poland. ठीक है. Petroleum or the minerals oil is found in the regions of sedimentary rocks in a few areas. Important oil fields North Sea, Romania, Georgia, Armenia, Azerbaijan and Russia. So these are some of the important regions of sedimentary rocks which have petroleum and mineral oil. ठीक है. So iron ore is found in France, Ukraine, Azerbaijan, Sweden, United Kingdom, Germany, Russia and the Spain. Okay, so water resources, fishing is very important complex operation. Dogger Bank and Great Fisher Bank are important fishing grounds. ठीक है. Dogger Bank and Great Fisher Bank. Norway has very advanced and well equipped vessels for deep fishing. टेक्नोलॉजी ऑल्सो ट्रांसफर टू इंडिया. तो इंडिया को भी इन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी है. ठीक है. हाइड्रो पावर इन द माउंटेनियस एरियाज लाइक स्पेन,
फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ भी होती है. द नीदरलैंड्स प्रेजेंट एन excellent example of managing its water resources. Then the population, Europe is the most densely populated continent of the world. Yeah, the plains of Europe have a very fairly डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फर्टाइल लैंड होगी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर अच्छा होगा, है ना, हर तरह के रिसोर्सेज होंगे अवेलेबल, तो ऑब्वियसली वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. जैसे हमारे अगर आप प्लेन्स देखेंगे, इंडस के प्लेन्स देखते हैं या ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स देखते हैं, फिर आप गंगा के मैदान अगर देखते हैं, ठीक है, तो ग्रेट नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया भी उनको कहा जाता है. तो वहाँ भी मैक्सिमम ज़बरदस्त एक हाई लेवल ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें उस एरिया में मिलती है, जैसे कि यहाँ पर यूरोप में है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यूरोप हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ठीक है. रिवर्स, कैनाल्स प्रोवाइड ईजी एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मूविंग बल्की एंड द हैवी कार्गो. ठीक है. द राइन इज़ द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ यूरोप. ठीक है. तो थेम्स नदी, दानूबे, बोल्गा आर अदर इम्पॉर्टेंट वाटरवेज. फिर अगर हम यहाँ पर थोड़ी नज़र डालते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखते हैं, तो टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ द ब्रिटिश आइसल्स. तो ब्रिटिश आइसल्स में जो हमें टर्मिनोलॉजी हमें मिलती है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो हमारा जो आइलैंड रीजन है यहाँ का, तो इसी को हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया ब्रिटिश आइसल्स. ठीक है. तो ब्रिटिश आइसल्स में सबसे पहले अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें एक स्कॉटलैंड आता है. ठीक है. वेल्स आ गया और आपका इंग्लैंड आ गया. तो इससे क्या बन गया, ग्रेट ब्रिटेन. अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस नदर्न आयरलैंड. ठीक है. तो नदर्न आयरलैंड को मिला करके हमारा बन जाता है यूनाइटेड यानी यूके. ठीक है. तो इसी के बाद अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश आइसल्स, ब्रिटिश आइसल्स सब कुछ. ठीक है. उसमें आपका स्कॉटलैंड भी आ गया, इंग्लैंड भी आ गया, आपका वेल्स भी आ गया, नदर्न आयरलैंड भी आ गया और आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आ गया. ठीक है. लेकिन अगर सिर्फ हम आयरलैंड की बात करें तो उसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड प्लस नदर्न आयरलैंड ही आता है. ठीक है. तो इसको ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटिश आइसल्स क्या है, यूके क्या है, ठीक है, और आयरलैंड क्या है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा. बाकी थोड़ा मैप में देख लेते हैं हम फ्रांस. ठीक है. ये रहा फ्रांस आपका, तो ये रहे मैसिव सेंट्रल. ठीक है. ये रहे आपके जूरा माउंटेन्स. ठीक है. ये रहे आपके एल्प्स. ठीक है. इसी के साथ में ये इधर आपका जर्मनी है, जर्मनी की सिटी लग्जमबर्ग. ठीक है. ये आपका बेल्जियम है, ब्रुसेल्स. यहाँ मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी एक बहुत बड़ी संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका यहाँ ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ठीक है. तो उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ डॉबर है, ये इंग्लिश चैनल है. इसके साथ में ये भी बताइएगा इंडिया का पहला कौन थे पर्सन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था. ठीक है. तो इसी के साथ में ये रहा आपका लॉरे वैली. ठीक है. ये पिनरीज़ हैं, माउंटेन्स. ठीक है. तो ये यहाँ पर आ गया. उसके बाद ये जर्मनी है. तो जर्मनी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये रही आपकी राइन रिवर. ठीक है. राइन नदी. ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी. ठीक है. बोहेमियन फॉरेस्ट. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. ओके. सो राइन रिवर. सो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम. तो ग्रेट ब्रिटेन कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड. ठीक है. डिवाइडेड इनटू नदर्न आयरलैंड एंड आयरिश रिपब्लिक. ठीक है. आयरिश रिपब्लिक इज इंडिपेंडेंट. नदर्न आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन आर अंडर वन क्राउन. ठीक है. वन क्राउन मीन्स एक ही राजतंत्र के अंदर ये आते हैं, नदर्न आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन. टुगेदर दे आर कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम. दोनों को मिलाकर के इनको क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम. यूके ऑक्युपाइज द मेजर पोर्शन ऑफ ब्रिटिश आइसल्स. इट इज़ सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल साइड्स. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ यूरोप बाय द इंग्लिश चैनल. रिलीफ एंड द क्लाइमेट, अंडुलेटिंग प्लेन्स. ठीक है. लो हिल्स, डायसेक्टेड प्लेटोज,
very long indented coastline. It has favored development of excellent harbor. ठीक है, तो the westerlies make winters warm. ठीक है, summers cool. Most of the time it is cloudy and the foggy. ठीक है, तो यहाँ पर बादल और धुंध जो है वो मोस्ट ऑफ जो यूनाइटेड किंगडम है वो रहती है. ठीक है, लेस देन 10% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो 10% हिस्सा ही यूके का किस में है, फॉरेस्ट में है. ठीक है, नियरली हाफ ऑफ इट्स लैंड अंडर मीडोज एंड पास्चर्स. ठीक है, तो मीडोज और पास्चर्स में है हाफ ऑफ इट्स लैंड. बाकी द कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स बीफ एंड डेयरी इंडस्ट्री एज वेल एज क्वालिटी वूल. फार्मर्स मोस्टली प्रैक्टिस मिक्सड फार्मिंग, तो मिक्सड फार्मिंग्स करते हैं. द कंट्री हैज़ डेवलप्ड इट्स फिशिंग इंडस्ट्री ट्रेमेंडसली. सम कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्थ सी, ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस, वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़. तो ये भी यहाँ पर काफ़ी है. इसी के साथ में दुनिया का सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो मैनचेस्टर से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम ने ही किया था. ठीक है, तो ये इन रिसोर्सेज की बदौलत ही हुआ था, कोल डिपॉजिट्स वगैरह से. फिर है जर्मनी. तो जर्मनी अगर हम फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो द नॉर्थ जर्मन प्लेन, ठीक है, पार्ट ऑफ द ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स कवर्ड बाय द थिक metal of glacial clay and sands. These deposits have been left behind by the ice sheets. ठीक है, the southern highlands and the mountains, plateaus, hills, valleys, mountains, the general slope from the Alps. ठीक है, low and the worn down uplands are found in the central part. They are deeply eroded by the rivers flowing through them. The region extends from the Black Forest, a low tableland in the west, टू द बोहेमियन फॉरेस्ट टू द ईस्ट. ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर के यहाँ पर जो बोहेमियन फॉरेस्ट है तो यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है. ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को. फिर टू द साउथ लाई रग्ड हाईलैंड्स ऑफ द बाबेरियन एल्प्स. ठीक है, टू द बेस्ट फेमस राइन वैली, अ वाइड रिफ्ट वैली. ठीक है, जहाँ पर आपकी हिटलर ने दोबारा से पूरा अपना आर्मी को स्ट्रेंथन किया था. ठीक है, तो क्लाइमेट तो टेम्परेट क्लाइमेट है. ठीक है, कोस्टल एरिया इंजॉयज मैरीटाइम क्लाइमेट. ठीक है, लैंड यूजेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कॉनिफरस फॉरेस्ट है यहाँ पर ज़्यादा, रिच इन कोल, आयरन, लेड, कॉपर, पोटाश, साल्ट. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब भी है जर्मनी दुनिया का. ठीक है, द रूर इज़ द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द यूरोप. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सो अदर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स आर सार एंड द लेक्सोनी. तो रूर इज़ अ स्मॉल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द राइन, हार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूरोप. ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा. आयरन ओर इज़ फाउंड मेनली इन द एरियाज ऑफ नुरेमबर्ग इन द बवारिया, साउथ ईस्ट ऑफ हैनोवर, साउथ ऑफ द रूर. हाईली फिनिश्ड गुड्स सच एज ऑप्टिकल ग्लास, cameras, specialized scientific instruments, and the chemicals are produced in the Lexoni region. Rhine Valley fertile soil is known for its fruits and the vegetables grown on it. ठीक है, the Kial Canal connects the North Sea and the Baltic Sea. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी के साथ में यहाँ पर आप आइसलैंड देखिए, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़. ठीक है, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया. इन सब की जो कैपिटल्स है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं. ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क. सो नेक्स्ट है रशिया. तो रशिया, अब इसको ऐसी कंट्री माना जाता है कि ये 2 कॉन्टिनेंट्स में है. ठीक है, अगर हम बात करें यूराल माउंटेन्स तो ये सेपरेट करते हैं इसको. ठीक है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है रशिया की वो आपको मैक्सिमम मिलेगी इसी रीजन में. ठीक है, अब इसी में ये इसकी कैपिटल आ गई मॉस्को. तो ये आ गए आपके यूरोपियन प्लेन्स. ठीक है, यहाँ पे ये आपका ब्लैक सी और ये रहा कैस्पियन सी. ठीक है, तो ये रहे आपके कॉकस माउंटेन्स. तो इसी के साथ में अगर यहाँ देखें तो सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो, ये पूरा साइबेरिया का रीजन है. इसी के साथ में यहाँ पर मंगोलिया है. मंगोलिया जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. ये लेक बाइकाल है जो दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक है. ठीक है, डीपेस्ट लेक. फिर है आपके इसी के साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे
आपको बेस्ट साइबेरियन प्लेन्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यूराल माउंटेन्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, तो रिवर लेना रिवर आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा था आपका रशिया के बारे में। तो ये रहा आपका कामचाटका पेनिनसुला, इसी के साथ में सी ऑफ ऑस्टॉक, ये आपका आ जाते हैं जापानीज़ आइलैंड्स, ठीक है। तो ये आपके सैकलिन आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो इधर ये कामचाटका पेनिनसुला, ये आपका चुक्सी सी आ गया, ठीक है। तो ये है रशिया के बारे में। तो चलिए, रशिया बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, एरिया वाइज दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। एशियाटिक रशिया इज़ वेरी कोल्ड, क्योंकि साइबेरिया में है मेनली, ठीक है, साइबेरिया। और फिज़िकल फीचर्स में द प्लेन्स ऑफ यूरोपियन रशिया, तो मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं दुनिया में। और सेंट्रल यूरोपियन प्लेन्स भी हैं, इसका पार्ट है। फर्टाइल प्लेन्स ड्रेन्ड बाय द वेरियस रिवर लाइक वोल्गा, ठीक है। वोल्गा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर दैट ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। बेस्ट साइबेरियन प्लेन सिचुएटेड, ये जस्ट आपके यूराल माउंटेन से इधर है, ठीक है, बेस्ट साइबेरियन प्लेन्स। तो सिचुएटेड बिटवीन द यूराल्स ऑन द वेस्ट एंड द रिवर Yenisei on the east. The West Siberian plains are the lowland sloping gentle towards the Arctic Ocean in the north. Central Siberian plateaus lying between the river Yenisei on the east and there is a plateau called Central Siberian Plateau, ठीक है। तो माउंटेन एंड द अपलैंड्स, द माउंटेन साउथ में भी हैं, तो आपके ईस्ट में भी हैं, जो मोस्टली आपके क्या हैं, यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इस रीजन में आपके अर्थक्विक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है। कामचाटका पेनिनसुला यहाँ पर है, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया मैप में। द कॉकस माउंटेन रन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, ठीक है। एक तरफ ब्लैक सी है, दूसरी तरफ कैस्पियन सी है, उसके बीच में जो एरिया है वो पूरा आपका कॉकस माउंटेन्स का है, ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट में। सो द माउंट एल्बरस इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ रशिया, ठीक है, माउंट एल्बरस। देन द क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन, ग्रेट साइज एंड द ग्रेट डिस्टेंस ऑफ लार्ज एरिया फ्रॉम द सी, देर आर सेवरल क्लाइमेट रीजन इन द रशिया। और यहाँ पे तो 11 टाइम जोन भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, तो ऑब्वियसली कितने हैं, 11 टाइम जोन। तो वैसे ही अलग अलग जगह पे क्या होगा आपका, कहीं पे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट होगा, कहीं पे मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, उसके रिलीफ के डिपेंड करता है, ठीक है। The interior part of Russia has a continental type of climate, which is a very high annual range of temperature. Snowfall is very common all over the country. The heaviest rainfall occur in the Caucasus Mountains. ठीक है, northernmost belt has a tundra vegetation. It is followed by the taiga coniferous. ठीक है, then the mixed deciduous steppes and the mountain vegetation, ठीक है। resources and their utilization, rich in different kinds of natural resources. Agriculture, very fertile percentage of total land area is under cultivation. Growing season is very short and hence one crop may be grown in a year, ठीक है। wheat is grown in the fertile soil of the steppes. The whole of Siberia is unsuitable for cultivation, ठीक है, extreme coldness होती है यहाँ पर। then the animal rearing and the forestry, less than 1/5 of the total area is under pasture and the meadows, ठीक है। steppes mostly होते हैं। the most of forest cover is in Siberia in the far east in Russia, ठीक है। minerals में आप large deposits of mineral power, ठीक है, minerals and power. iron ore is found in Ural mountains, ठीक है। Kerch Peninsula, Siberia, huge deposits of iron, magnesium, bauxite. coal is the most important power resource of Russia. It is found in the Kuznetsok basin, ठीक है, कुजनेस्तक basin, ईस्टर्न साइबेरिया, यूराल्स एंड सब मॉस्को बेसिन। पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स यहाँ पे मिल जाता है रशिया में। तो इम्पॉर्टेंट जो इसकी ऑयल फील्ड्स हैं, जो कि यूराल्स माउंटेन्स में, बोल्गा, अजोक, ब्लैक सी एरिया, ठीक है, तो यहाँ बेस्ट साइबेरिया यहाँ पे मिल जाती है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादातर डोमिनेट करती हैं रशिया में, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। चीफ इंडस्ट्रियल रीजन्स आर अराउंड मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये दो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ की, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग वैसे ही इनकी बड़ी हिस्टोरिकल सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग। और सदर्न यूराल्स इन द वेस्ट साइबेरिया। दैन ट्रांसपोर्ट, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट railway in the world. Moscow is a port of 5
सीज, कैस्पियन, ठीक है, ब्लैक, द बाल्टिक एंड द लेक एंड द आर्कटिक ओशन थ्रू द वाइट सी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर इंटरकनेक्टेड बाय कैनाल्स, तो इंटरकनेक्टेड वाटरवेज यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इसी के साथ में इस NCERT क्लास 7th को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो 2-3 बार अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर किसी भी काम, अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो तो आप इसको औरों के साथ भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई सजेशंस हो तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।